नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हरियाणा का एक हिस्सा जिसे जाटलैंड कहा जाता है, हालांकि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा हिस्सा जहां पर जाट ही करीब करीब नतीजे तय करते हैं, जिसे जाटलैंड कहते हैं, वहां मोदी जी की रैली हुई है। मोदी जी की रैली जो है उसे फ्लॉप शो अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। और इस फ्लॉप शो के पीछे जरा और तस्वीर नजदीक से अगर देखेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि अब मोदी जी को मनोहर लाल खट्टर की फोटो से भी डर लगता है। जो मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं, मनोहर लाल की फोटो से, सिर्फ फोटो से घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं। इस डर और राहुल की दस्तक, इसके बीच में क्या संबंध है? और राहुल की दस्तक ऐसी, जहां कदम ही रखेंगे भाजपा के गढ़ में, भाजपा के घर में, जहां पर भाजपा बहुत मजबूत, वहां घुस करके ये एंट्री है, एंट्री ही सॉलिड। और ये चुनौती लेने का मादा इसलिए कह रहा हूं कि राहुल कंफर्ट जोन से एंट्री कर सकते थे। जहां मोदी जी की रैलियां उनके अपने गढ़ में, कुरुक्षेत्र में फ्लॉप हुई, जाटलैंड में फ्लॉप हो गई, ऐसे में राहुल के भीतर भी एक डर होना चाहिए था कि भाई पहली रैली कर देते हैं रोहतक में, हुड्डा के इलाके में, अपार जनसमूह आ जाए, राहुल की रैली हिट हो जाए। लेकिन नहीं, राहुल में वो चुनौती लेने वाली जो आदत अब नजर आ रही है बार बार, उन्होंने चुना भाजपा के गढ़ को। असंध में आएंगे, करनाल, जहां से मनोहर लाल खट्टर सांसद हैं। ये देखिए ट्रायंगल, मनोहर लाल खट्टर के घर में राहुल गांधी, जाटलैंड में मोदी, और मोदी का फ्लॉप शो, और खट्टर हर जगह से गायब। हेमंत अत्री जी को जोड़िए जरा, इस विषय को जरा समझते हैं, क्योंकि हरियाणा के जो चुनाव, आसन्न चुनाव हैं, बिल्कुल अब तो चुनाव में और हरियाणा में कोई फर्क नहीं है, गली गली में चुनावी शोर। ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में ये बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं बन जाएगा भाजपा के लिए, कि जहां पर भाजपा विलीन हो जाएगी, फिर हरियाणा में दशकों तक भाजपा को तलाशना पड़ेगा टॉर्च लेकर के। अत्री साहब। आशीष आशीष जी, जो आज मैंने रैली देखी प्रधानमंत्री जी की, अगर आप उसके डायमीटर्स को समझेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री की रैली भी मैं अत्री जी, मैं उसकी तस्वीरें बगल में चलवा देता हूँ, कंट्रोल रूम म्यूट करके, ऑडियो म्यूट करके तस्वीरें चला दीजिए जरा, तो लोग देखेंगे और सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये प्रधानमंत्री की रैली है, आप देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इसमें। ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री के बोलते टाइम का है। ये टेंट देख रहे हैं आप? तो हरियाणा में रैली को नापने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि अगर वो कवर्ड टेंट की रैली है तो टेंट का साइज ले लिया जाए, वैज्ञानिक तरीका है। तो मैं सबसे पहले जब भी कहीं जाता हूं, जब आपका फोन आया तो मैं वहीं था, तो मैंने कहा कि इसका सबसे पहले डायमीटर, जो टेंट लगाने वाले लोग थे उनसे पूछा कि भाई ये टेंट का क्या वो साइज है, तो उन्होंने बताया कि साहब 36 मीटर इंटू 120 मीटर का टेंट है। आप देख सकते हैं, सामने आपके दर्शक देख सकते हैं। और मैंने कहा साहब कुर्सियां कितनी लगाई हैं, तो उन्होंने कहा जी 10,000 कुर्सियां लगाई। हरियाणा में 10,000 की रैली तो कोई भी, किसी भी नेता की एक निर्वाचन क्षेत्र में हो जाती है। आप तो 10 दिन से घूम रहे हो यार, आपने तमाम रैलियां देखी हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की रैली 10,000 से नीचे नहीं होती, जो भी पॉपुलर जिस पार्टी का जो। और आज जो रैली थी प्रधानमंत्री जी की, आप स्तब्ध रह जाएंगे। 6 जिलों की रैली थी ये, पूरा जाटलैंड इसमें कवर होता है। सोनीपत, रोहतक, पानीपत, जींद, झज्जर, ये कंप्लीट जाटलैंड हो गया, प्लस रेवाड़ी। तो इन 6 जिलों की 22 कंस्टिट्यूएंसियों की भीड़ देख लीजिए आप, ये 22 कंस्टिट्यूएंसी की भीड़ है। और इसमें भी आप जानकर हैरान होंगे, बाबा रामपाल का नाम सुना होगा आपने, बड़ा कंट्रोवर्शियल। उनके भी तमाम चेले सफेद कुर्ता पजामा बाकायदा वर्दी में बैठे हुए हैं, और ऐसे आदमी कम से कम 2,000 है। और बहुत सारी लेबर फोर्स भी थी जो इधर उधर की फैक्ट्रियों से लाई गई थी।
तो ये प्रधानमंत्री जी की रैली आप सामने दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। और ये रैली वहां पर है जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इससे पहले आपने भाजपा के गढ़ में रैली देखी थी प्रधानमंत्री जी की, कुरुक्षेत्र में 14 तारीख को। वहां पर क्या हुआ था, आपने वो भी दिखाया था दर्शकों को कि कुल 3,000 कुर्सियां थी और 2,000 आदमी खड़े हुए थे, छोटा टेंट। तो इस बार मैंने स्पेसिफिकली फिर टेंट का साइज भी लिया कि भाई ये और बताइए जरा। तो ये सारी स्थिति आज हुई है। और जो आप इसके कंट्राडिक्शन में जो बात कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी अपना श्री गणेश कहां से कर रहे हैं? जो सबसे टफ बेल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए है, जीटी रोड बेल्ट, मनोहर लाल खट्टर की कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है पार्लियामेंट की, असंध। हालांकि वहां कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है असंध में, गोगी, लेकिन वो जो पूरी बेल्ट है वो बीजेपी की ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पंजाबी बेल्ट है एक तरीके से। तो राहुल गांधी कल पहली रैली का श्री गणेश वहां से करेंगे असंध से, और दूसरी रैली वो बरवाड़ा में करेंगे, आपको ध्यान होगा, आफ्टर लंच में 2:40 पौने 3 के आसपास उनकी। तो ये एक कंसेप्शन का फर्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने जो शुरुआत की वो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि मनोहर लाल खट्टर आज भी मिस्टर इंडिया रहे। ना उनका मंच में पोस्टर था, ना कहीं भाषण में उनका नाम था, ना उनके 9.5 साल का कोई काम था, ना उनके कार्यकाल का कोई जिक्र था, ना कोई उनका रेफरेंस था। बैकग्राउंड में भी फोटो आमतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 8वें नंबर के मंत्री, कहीं कोई जिक्र नहीं था। फिर मैंने कौतूहलवश पूछा, क्योंकि मुझे पता आप सारी चीजें पूछे बिना मानेंगे नहीं, तो मैंने पता किया कि मनोहर लाल जी कहां थे जब प्रधानमंत्री यहाँ आए। तो पता लगा कि मनोहर लाल जी नारायणगढ़ में सम्मेलन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्टेट में है और मनोहर लाल जी करनाल के अंदर सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब मनोहर लाल से कंप्लीटली कन्नी ना केवल मोदी ने काट ली है, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने काट ली है, और पूरे कैंपेन से उनको गायब कर दिया गया है, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। वो कभी आपने देखा होगा किसी होटल में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की मीटिंग लेते हैं, कभी किसी बैंकेट हॉल में लेते हैं। कल हिसार का आपने देखा होगा, एक युवक को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया सिक्योरिटी से। वो वीडियो भी आपके पास, आपको चलाना चाहिए कि मनोहर लाल जी वो ऐसे मौसम में जब चुनाव इतना क्रिटिकल है, और हिसार में आपको पता है बड़ी जबरदस्त बगावत, आप तो हिसार में गए थे, कितनी जबरदस्त बगावत है, और बागी सावित्री जिंदल खड़ी है वहां। मनोहर लाल को एक व्यक्ति कहता है, यूथ था वो लड़का, आपके पास वीडियो चलाना चाहिए, वो दिखाइएगा। मैंने उस विषय पर मिड मुद्दा किया भाव के साथ जी, अच्छा, वो वीडियो अच्छा, दिखाया। अच्छा। ओके। तो वो लड़का कहता है कि सरकार तो भाजपा की आ जाएगी, लेकिन हिसार में पक्का हारेगा। उसको आगे बुलाया और फिर उसको पुलिस से धक्के मार के बाहर करवा दिया। तो आप आज के दौर में जब चुनाव कैंपेन पीक पे है, आज भी अगर यंगस्टर्स को ऐसे धक्के मार के बाहर निकलवा रहे हैं, तो आप अहंकार की प्रकाष्ठा देख सकते हैं। ये एक अहंकार है। और मनोहर लाल को क्यों दूर रखा जा रहा है, इस घटना से ये भी साबित होता है कि प्रधानमंत्री एक तो एंटी इनकम्बेंसी चेहरे से, जो मैं और आप शुरू में कहते थे तो लोग ये मानते थे कि हम बायस्ड, लेकिन आज उनकी पार्टी ने ही उनके प्रति जो हेट्रेड है पूरे स्टेट में, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। पिछली बार कुरुक्षेत्र से गायब, इस बार यहाँ गोहाना से गायब, अगली बार हिसार से गायब, और प्रधानमंत्री की चौथी रैली आपको पता है पलवल में है। तो मनोहर लाल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की। जिस व्यक्ति ने 9.5 साल शासन किया, निर्बाध शासन किया, सबको हाका, जिसको चाहे उसको निपटाया, उस व्यक्ति को पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री के प्लेटफॉर्म पर फोटो भी नहीं है, बैकग्राउंड में जिक्र नहीं है, नाम नहीं, कोई काम नहीं। ऐसी सूरत आपने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की इस श्रेणी में आती है। अजय सिंह जी, हेमंत जी, 22 विधानसभा आपने बताया, 22 विधानसभा के लोग या 22 विधानसभाओं को साधने के लिए रैली हो और 10,000 लोग हो, मतलब एक विधानसभा पर 500 वोट भी पूरे नहीं हो रहे हैं जी। एक विधानसभा पर 500 कार्यकर्ता तो कहीं से भी आ जाते हैं, कोई ले आता है। अगर पार्षद को सौंप दिया जाए, एक पार्षद ही थे पानीपत ग्रामीण से जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय विजय जैन जी, टिकट के, मुझको लगता है सबसे मजबूत दावेदार थे वो, नहीं मिला टिकट, खेल कर दिया बाबरिया जी ने। और मैं वहां से हो करके आया, वो निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर बिल्कुल नेक टू नेक बराबरी का टक्कर दे रहा है। और मुझे जानकारी और जुटाई कि भाई निर्दलीय कैसे, तो कहीं पार्षद थे, पार्षद के रूप में बड़े लोकप्रिय हो गए थे। कोई भी आता था तो वो किसी भी फंड से करवाना पड़े, चाहे पर्सनल से चाहे पार्षद फंड से, वो काम करवाते थे। तो जब विजय जैन जैसे पार्षद
इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब पार्षद भी 500 आदमी ला सकता है। तो ये विधायक के जो प्रत्याशी हैं सब भाजपा के, ये प्रत्याशी 500-500 लोग नहीं ला पाए। अच्छा, हरियाणा के दर्शकों के लिए एक बात कह दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 10,000 लोग थे। दिल्ली में लाखों की जितनी रैलियां हुई हैं कि 2 लाख की रैली, 1.5 लाख की रैली, यही हरियाणा से हुई है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली की रैलियों को रिकॉर्ड तोड़ रैली बनाने में अगर कोई हिस्सा योगदान देता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और बाकी पूरा हरियाणा है। तो जो हरियाणा दिल्ली भर देता है वो मोदी की रैली में खाली है। मैं एक बात बड़े दिन से हम लोग चर्चा नहीं की है, अब 90 सीट में कितनी सीट आप दे रहे हैं भाजपा? देखिए आशीष जी, अभी तो देखिए कैंपेन बिल्डअप होना शुरू हुआ फॉर्मली। देखिए अभी तक तो क्या था कि मोदी की दूसरी रैली जरूर हो गई है, लेकिन राहुल तो बीजेपी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप तो कल से आएगी रैली के अंदर, और बड़ी रैलियां कांग्रेस ने अभी की नहीं। जितनी रैली आपने गोहाना में देखी आज प्रधानमंत्री की, इतनी की तो रोज दीपेंद्र हुड्डा रोज ही कर रहे हैं हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर जाके, आपने देखा ही है। तो बेसिकली क्या है कि जब कल असंध की रैली होगी जहां 7-8 कंस्टिट्यूंसीज के लोग होंगे, तो उससे आपको एक अंदाजा होगा कि बिल्डअप क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात आप सेफली कह सकते हैं, इस कैंपेन को आपने तो बहुत एक्सटेंसिवली देखा है, आप कितने दिन से आप लगातार है, कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक्शन लूज कर दी है कंप्लीटली। और एक जो चुनाव के दौरान एक ये होता है ना कि यार ये तो नहीं जीत रहे, ये तो गए, तो वो एक मैसेज बड़ा डाउन द लाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 20 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं बीजेपी के कोर वोट एरिया की जहां पर उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। आपने विरोध हो रहा है बीजेपी का, आपने नारायणगढ़ से लेकर के, पेहवा से लेकर के, आपने बवानी खेड़ा से लेकर के, हांसी से लेके, आदमपुर से लेके, बरवाड़ा से लेकर कहां कहां आपने नहीं देखा कि बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। और वो विरोध किसी ने किया नहीं, वो स्वतः स्फूर्त है। वो जो किसान के लोग हैं या जिनके साथ जातियां हुई हैं तमाम, वो सारे के सारे, इवन आपने देखा हो जब आप सिरसा में थे तो कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर में एक पंचायत में जाके माफी मांगनी पड़ी। हाँ, तो बहुत बड़ी घटना है, वो छोटी घटना नहीं है। भजनलाल जी का बड़ा भारी गढ़ है वो। दिन में वहां उनका विरोध हुआ, एक फोन टूटने की घटना हुई, उसके बाद शाम को पंचायत बुला करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये सारा घटनाक्रम कुछ कह रहा है, और वो घटनाक्रम क्या है कि प्रधानमंत्री जी आ जरूर रहे, अमित शाह ने चक्कर जरूर लगाए हैं, योगी जी ने भी एक दिन आके अपने आए हैं वो बीच में, और भी लोग आएंगे, गडकरी भी आज शायद थे हरियाणा में कहीं। तो लेकिन सवाल ये है कि उनके आने से कुछ नहीं होगा जब प्रधानमंत्री एक संदेश नहीं दे पा रहे हैं। अब आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है वो फिर भय बेच रहे थे कि कांग्रेस को मत आने दीजिए, कांग्रेस बर्बाद कर देगी। अरे कांग्रेस ने बनाया ही, कांग्रेस ने बर्बाद तो आपने किया है। हरियाणा में अगर 10 साल की अचीवमेंट्स पे कोई बीजेपी का व्यक्ति बहस करे अमेरिका की तर्ज पर, तो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी आशीष जी। जो बीजेपी ने सत्यानाश किया है हरियाणा का पर कैपिटा इनकम के अंदर, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो कह रहे हैं कि अब हम पूरे हरियाणा में आईएमटी बनाएंगे। उनसे कोई पूछे कि 10 साल हो गए, आपने कोई आईएमटी बनाई है क्या? 1 गज जमीन आपने आईएमटी के लिए ली है क्या? कर रहे। आज फिर कह दिया कि मेट्रो लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। 10 साल पहले का वीडियो मैंने आपको भेजा है, तब भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली को सोनीपत से मेट्रो से जोड़ना चाहिए कि नहीं। 10 साल में कहते मंजूर कर दी। मंजूर करने से क्या होता है भाई? मंजूर तो आपने बुलेट ट्रेन भी कर रखी है, चालू होगी क्या वो? आपने समुद्र में, नदी में जहाज भी उतारा था, आपको ध्यान होगा गुजरात में, वो फ्लाइट चालू है क्या? तो ये वन टाइम जो इवेंट है, इससे हरियाणा के लोग प्रभावित नहीं होंगे। आज भी उन्होंने बेरोजगारी की बात वो कर रहे थे। अरे यार, इतनी शर्मनिरपेक्षता कहां से लाते हो आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हो रही है आशीष जी, आप जानकर हैरान होंगे, और इस पॉपुलर नैरेटिव को आपने भी फील किया होगा। बीजेपी पूरे हरियाणा में एक बात पर चुनाव लड़ रही है, केवल एक बात पर, कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी। ये कह रहे हैं ना वो, उनके कैंपेन का मेन स्लग है। अब आपको मैं बताता हूं, हरियाणा के अंदर 3 एजेंसी है मेन जो नौकरियां देती है। क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन देता है, पता है आपको? उनका डिप्टी सेक्रेटरी नागर दफ्तर के अंदर, ऑफिस में एचपीएससी के करोड़ों रुपए लेके पकड़ा गया, सारे देश ने देखा, जेल में गया। एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी करोड़ों रुपए के साथ अरेस्ट। उसके बाद क्लास 3 और क्लास 4 की जो अपॉइंटमेंट्स है वो एसएस बोर्ड करता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। उसका जो चेयरमैन था उसको मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपनी कलम से सस्पेंड किया।
तो अचीवमेंट पे तो सस्पेंड नहीं होता, कुछ गलती की होगी तभी सस्पेंड किया होगा, उसको सस्पेंड किया मनोहर लाल ने, मना करे बीजेपी। तीसरा, जो एक और बड़ा नोटंकी आपने देखी, हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम, जिसकी बार बार बात होती है, 1,20,000 नौकरियां उसने दी और उसके 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और ये कह रहे हैं कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी दे रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी शर्मनिरपेक्षता कहां से लाएंगे बताइए? 3 एजेंसियां, तीनों में एक बात और जोड़ दूं, मैं एक बात और जोड़ दूं, हेमंत जी आपको रोक रहा हूं, एक बात और जोड़ दूं। मैं जनता की बात अब करता हूं, क्योंकि हरियाणा में जब उतर गया तो जनता बहुत कुछ बता दे रही है। मैं अंबाला में था और अंबाला सिटी में एक गांव है, सौंडा गांव, शहर से लगा हुआ है। मैं उस गांव के शहरी हिस्सा ही है, तो दुकान में लोगों से बात कर रहा था। एक दुकान में गए तो वहां पर दुकानदार, मतलब वहां पर महिलाएं भी 2 दुकानदार थी, एक ही दुकान, परिवार पूरा था। वो पढ़ी लिखी थी, वो एमएड की हुई लड़की थी। वो मेरे पास वीडियो है, ऑन कैमरा बोला उसने, ये जो खर्ची नो पर्ची वाला था, उसने आगे एक शब्द और जोड़ दिया मेरे लिए कि नो पर्ची नो खर्ची नो भर्ती। भर्ती नहीं हुई जी। करिए बताओ आप, हम एमएड करके, और कितनी भर्तियां, उसने कई चीजें बताई, मतलब वो तथ्यों के साथ उसने बताया वीडियो में कि नो पर्ची नो खर्ची नो भर्ती। जब आप काम नहीं करोगे तो कहोगे नो करप्शन। ये जबरदस्त भाजपा का फॉर्मूला रहा है। काम ही नहीं करेंगे जी, जब काम करेंगे तो गड्डियों के साथ पकड़े जाएंगे, तो या तो करेंगे नहीं। वो आपने बता ही दिया कितने जगह गड्डियों के साथ पकड़े गए। ये करप्शन वाला नैरेटिव और पर्ची खर्ची का नैरेटिव, इसको हरियाणा ने खारिज कर दिया है। ये जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं मतलब सैकड़ों किलोमीटर चक्कर काट चुका। तो ये नैरेटिव तो कहीं है ही नहीं है। रही बात, अब हम आते हैं थोड़ा कांग्रेस की चर्चा पर। भाजपा के भीतरघात और कांग्रेस के भीतरघात पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस में कल जो राहुल गांधी की दस्तक होने वाली है, उस दस्तक की एक खूबी है, शैलजा का हाथ पकड़ के ला रहे हैं राहुल के मंच से। मतलब शैलजा की री एंट्री कहूंगा मैं इसको, शैलजा की री एंट्री सीधा राहुल के साथ हो रही है। इसका क्या असर होगा, क्योंकि मैं जिस चश्मे से देख रहा हूं, उस चश्मे से मुझे ये कांग्रेस का या राहुल का एक बहुत बड़ा दांव नजर आ रहा है। आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो ये नाराजगी जिस तरीके से प्रोपगेट की गई, हर पार्टी के अंदर तमाम तरह की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो आपस की नाराजगी थी, उसको भी एनकैश करने की कोशिश की एक बड़े खास अंदाज में। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा कि उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कल्पना कर सकते हैं आप, वो जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस में चलेगी, वो चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है, और उन्होंने क्या माकूल जवाब दिया मनोहर लाल को। और उसके बाद तो व्यक्ति मतलब पॉलिटिक्स छोड़ के चला जाए। उन्होंने कहा कि मुझे कौन लोग ऑफर कर रहे हैं, वो मेरे से राजनीति में बहुत जूनियर है। और गजब देखिए, मनोहर लाल खट्टर 2014 से पहले कभी पंच रहे हैं क्या? कहीं सरपंच रहे हो, कोई पार्षद? उनके बिल्ली के भागो चीका टूटा, मोदी जी की कृपा थी और सीधा पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। शैलजा 5 बार की एमपी है, 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा की। जब मनोहर लाल कितने सीनियर, आप कल्पना करिए उनकी, मनोहर लाल से पॉलिटिक्स में 23 साल सीनियर है वो। 1991 में मंत्री थी नरसिम्हा राव की सरकार में, और मनोहर लाल कब आए? 2014 में। तो आप इस चीज को देखिए। फिर अमित शाह आए। अमित शाह ने क्या कहा कि भाजपा, शैलजा का नाम लिया बाकायदा कि शैलजा, बहन शैलजा का ये, और उनका दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने अशोक तंवर का भी नाम लिया। अब आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में है आजकल, कांग्रेस से गए हैं, कई दलों में घूम के आए हैं। पहले कांग्रेस से निकले, तृणमूल में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है फॉर द टाइम बिंग, जब तक है। तो उन्होंने अभी सिरसा से चुनाव लड़ा शैलजा के खिलाफ, बहुत बुरे तरीके से हारे। इस बार उनकी इच्छा थी अब विधानसभा में कि मुझे भी चुनाव लड़ा दे पार्टी विधानसभा में, तो अपने अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, शैलजा को इनवाइट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट नैरेटिव कंप्लीटली। और जो राहुल गांधी ने क्या किया है, राहुल गांधी ने परसों क्या किया, जब शैलजा नाराज थी, तो क्योंकि हर आदमी को नाराज होने का स्वाभाविक हो, हर एक पार्टी में प्रतिस्पर्धा होती है, सब चीजें होती है। शैलजा को मैसेज किया उन्होंने, खड़गे साहब से मुलाकात कराई। कल शैलजा का जन्मदिन था, खड़गे साहब ने उनको अपने घर बुला के केक खिलाया
और उसके बाद जो कुछ भी वो बिठा के गिले शिकवे दूर किए। और पहले दिन से मैं और आप ये चर्चा कर रहे थे कि ये नाराजगी कैंपेन में कहीं परेशानी नहीं करेगी। ये व्यक्तिगत मेरी और आपकी ये हो सकती है नाराजगी, अदावत हो सकती है, लेकिन हम अपना काम तो नहीं छोड़ देंगे। तो वही शैलजा ने किया कि वो कल से कैंपेन में आ रही है, कल राहुल के साथ असंध में रहेगी, उसके बाद वो नरवाड़ा में चली जाएंगी रैली के लिए। तो बेसिकली कांग्रेस की जो ये ट्रबल्ड वाटर्स थे, इसमें भी भाजपा ने फिशिंग करने की कोशिश क्यों की? वो इसलिए की कि और कुछ उनको मिल नहीं रहा बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कंक्रीट ग्राउंड पे, तो इसको पकड़ लो, दलित वर्सेस अदर्स कर दो। क्योंकि आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि दलित और जाट सारे इकट्ठे हो गए, जितने भी मेहनत कश कौम थी, और बीजेपी की 10 में से 5 सीट रहेगी। तो भाजपा की असली चिंता वो है। प्लस हरियाणा में आपको पता है 17 रिजर्व सीटें हैं 90 में से एससी के लिए, उसमें से 13 कांग्रेस जीत गई। अब बीजेपी को पसीने आए हुए कि सारे दलित चले गए, तो उसके लिए अलग अलग तरह के खेल रचाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जहां तक कैंपेनिंग की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, आपस के मतभेद खत्म हो गए वैसा नहीं है, आपस की स्पर्धा खत्म हो गई, ये संभव नहीं। जहां भी इंसान होंगे कंपटीशन होगा, और हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जहां तक कैंपेन की बात है, जब तक 3 तारीख तक कैंपेन चलेगा, तब तक सारे लीडर इकट्ठे दिखाई देंगे, ये कांग्रेस पार्टी में तय था। और शैलजा चूंकि दिल्ली से कोई आया नहीं था, तो लीडर तो तभी इकट्ठे होंगे ना, जब दिल्ली से कोई आएगा तभी तो एक स्टेज पे जाएंगे बड़ी रैली में, वरना सारे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में कर रहे हैं काम। कम से कम बीजेपी वाला हाल तो मैं तो उससे एक स्टेप आगे, कांग्रेस से चित्रा का टिकट कोई दो राय नहीं है, पूरे प्रदेश को पता है कि शैलजा की जीत की वजह से चित्रा सरवारा का टिकट कटा, नहीं तो अनिल विज का ये चुनाव आज की तारीख में हम लोग अपर हैंड देख रहे हैं, ऊपर कौन नीचे कौन। चित्रा अभी भी ऊपर अंबाला कैंट में है, लेकिन अगर चित्रा होती तो कहीं अनिल विज फाइट में नहीं थे, ये हकीकत है उस वहां की। बिल्कुल पिछली बार भी चित्रा से मैंने पूछा, चित्रा को निलंबित किया गया है पार्टी से, चित्रा से मैंने पूछा ये सवाल, इस बात को इसलिए कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उस बात को समझने के लिए है। चित्रा से मैंने पूछा कि अगर शैलजा, कहा जा रहा है हुड्डा का हाथ आपके ऊपर है, कांग्रेस के प्रत्याशी के बजाय आपके सर पे हुड्डा का हाथ है, अगर कल को शैलजा का हाथ आपके सर पे हो तो बड़ा फंसाने वाला सवाल था कि शैलजा, क्योंकि भीतर गुस्सा भरा हुआ है, भाई टिकट कटवाया, पिछली बार भी कटवाया था पिता पुत्री दोनों का, इस बार पिता को तो मिल गया, पुत्री का कटवा दिया, बेटी का गुस्सा अंदर होगा। लेकिन चित्रा ने कहा कि मैंने तो हमेशा उनको बुआ जैसे देखा है, मैंने तो हमेशा उनको बुआ जैसे देखा है, उनकी नाराजगी है जो भी है, लेकिन मैं तो कभी बुआ छोड़ करके कुछ उनको और किसी दृष्टि से देखी नहीं हूं। तो ये जो कांग्रेस के भीतर की चीजें बनाई जा रही नैरेटिव, उसको ये लाइन उस नैरेटिव का सबसे सटीक जवाब थी कि जो वो तो पार्टी में भी नहीं है, उसे तो निलंबित किया गया, लेकिन फिर भी ये जवाब। और दूसरा जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ये आपने कहा कि फिशिंग कर रहे थे आकर के यहाँ, इस फिशिंग के चक्कर में बीजेपी ने हरियाणा में क्या अपनी हार कबूल ली? ये हार का एक, मैं कहा ना, मैं जिस चश्मे से देख रहा हूं, क्योंकि आप जाकर के दरवाजे पे खड़े हो, शैलजा के दरवाजे पे, बहन जी स्वागत है आपका, बहन जी दरवाजा खोल कर चेहरा देख करके फटाक मुंह पे मार दी, चेहरा लेकर के अपने मुंह लौट आए। पूरे हरियाणा ने देख लिया कि अच्छा, आपको मोदी पर भरोसा नहीं है, आपको शाह पर भरोसा नहीं है, आपको खट्टर पर भरोसा नहीं है, आपको नायब सिंह सैनी पर भरोसा नहीं है, आपको अनिल विज पर भरोसा नहीं, मतलब आपके पास कोई फेस नहीं है। आपके सबसे बड़े फेस से, मोदी के फेस से बड़ा फेस तो कांग्रेस में शैलजा का है। जो शैलजा नाराज है उसका फेस मोदी से बड़ा है, ये आपने हरियाणा को बताया, मैं मेरे चश्मे से ये देख पाया। ये क्या आपने ये बताया है? ये सेल्फ गोल इसी को कहते हैं कि जब हाँ, आप तो ये कहते हो कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, हाँ, आधिकारिक रिकॉर्ड ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी आप ही, संसाधनों की कोई समस्या नहीं है, जो आपके जो इंटीग्रल पार्ट है, एजेंसीज जिसके जरिए आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव आयोग, वो भी आपके साथ है। उसके बावजूद भी अगर आपको शैलजा को इनवाइट करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिक बौद्धिक दिवालियेपन का एक प्रतीक है। और ये भी दिखाता है कि उनके पास, जो वो कहते हैं कि हमारे पास तो पन्ना प्रमुख लेवल तक का संगठन है, और जिस तरीके से उन्होंने इंपोर्टेड आइटम्स को अपने टिकट दी है, उससे उनका दिवालियापन दिखता है कि ग्रास रूट पे सफा चट है, उनके पास कुछ है नहीं। तो करने को अब क्या है? डिवीजन उनका एक फेवरेट गेम है कि वो डिवीजन के जरिए सत्ता आते आते हैं। अब हरियाणा में मुसलमान कुल ही 3% है, तो कहां से डिवीजन करोगे?
तो फिर क्या हुआ कि जाट बनाम दलित कर दो, शैलजा के साथ जाती और ये वो बता दो, अपने अशोक तंवर की नहीं बता रहे कि उनके साथ क्या किया। आज डंपिंग ग्राउंड में आज डाल दिया। आज प्रधानमंत्री ने मंच पे 2-2 ब्राह्मण नेताओं के नाम लिए, आपको पता हाँ, है? बडोली का नाम लिया, अरविंद शर्मा का नाम लिया जो गोवाड़ा से लड़ रहे हैं, पंडित रामविलास शर्मा का नाम आज भी नहीं लिया। हरियाणा में पंडित रामविलास शर्मा से बड़ा ब्राह्मण नेता कोई है क्या किसी के पास? और मोदी जी ने उनको वही कर दिया जो खट्टर के साथ किया। तो बीजेपी बेसिकली क्या है आशीष जी, समझना ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है हरियाणा में। हर बार क्या कहते थे, अब की बार 75 पार, अब की बार 70 पार, अब की बार 400 पार। आपने हरियाणा में कहीं कुछ सुना क्या कितने पार? ये है अंदर का भय। जो अंदर का भय है वो भारतीय जनता पार्टी का ना तो कैंपेन बिल्ड होने दे रहा है, ना कोई नैरेटिव बिल्ड होने दे रहा है, और ना कोई चुनाव की दिशा बन पा रही है। आप तो सबसे मजबूत बेल्ट में भी जाए, अब जो जीटी रोड बेल्ट है वहां पे आपने देख लिया कांग्रेस को मैक्सिमम ट्रैक्शन अगर मिल रही है तो जीटी रोड बेल्ट में मिल रही है, जहां पे मनोहर लाल खुद थे 10 साल के सीएम। और करनाल के अंदर आज की तारीख में बीजेपी हार रही है, आज की तारीख में जब आप बात कर रहे हो यह हालत है। नायब सिंह सैनी लाडवा में फंसे हुए, चुनाव में फंसे हुए बुरे तरीके से, ये स्थिति है। तो वो क्यों है? आज हरियाणा में बीजेपी का कोई नेता मुझे ये गिनवा दे कि हम ये 12 सीट जीत रहे हैं। हालत यहां खड़ी हुई आज, और ये लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। तो वही आपने करनाल की बात की, करनाल में मैं जीटी रोड बेल्ट जो है, करनाल में तो हालत ये है कि मैं करनाल के कुछ स्थानीय पत्रकारों के साथ था जो पुराने, जिन्होंने भाई खट्टर साहब रहे करनाल से सांसद हैं, तो उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन है। मैं बड़ा चौंक गया जब करनाल के पत्रकारों ने कहा, हरियाणा की एक खूबी है कि कम से कम पत्रकार बोलने वाले मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खट्टर साहब सीएम फेस होते तो 4 सीट मुश्किल हो जाती पूरे हरियाणा में, 90 में 4। ये करनाल में पत्रकार बोल रहे जी, मैं चौंक गया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी ने उनको इतना आसानी से हटा दिया होगा क्या? हाँ। जब मोदी जी को 11 मार्च को ये लग गया, 12 मार्च को जब वो गुड़गांव में आए थे द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए, दिन में तो वो कह रहे थे कि मेरे सबसे प्रिय साथी है, और शाम को इस्तीफा हो गया। तो वैसे थोड़ी हुआ, बड़े भारी मन से, क्योंकि सारी सर्वे रिपोर्ट आ गई थी लोकसभा चुनाव की, सारी आईबी की रिपोर्ट्स आ गई थी, और उसमें ये था कि अगर ये रह गए तो आपकी एक भी सीट नहीं आएगी लोकसभा में, इसलिए रातों रात बदला गया उनको। तो ये बेसिकली बीजेपी के लिए कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन मोदी को कहीं ना कहीं अहंकार था कि दिल्ली में हमारी सरकार आ जाएगी, क्योंकि उनको अपनी एजेंसियों पे, अपने धनबल पे, तमाम चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा था। लेकिन देश की जनता ने इस लोकतंत्र को बचा लिया, और उसी तरीके से उस लोकतंत्र को बचाने के चक्कर में मनोहर लाल की छुट्टी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कल क्या कहा उन्होंने, अपने अमित शाह जी आए थे चुनाव में, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी ने कहा कि मेरा समय पूरा हो गया है इसलिए मुझे बदल दीजिए। तो मैं उनको कह रहा था कि उनका समय पूरा नहीं, वो भाजपा का ही समय पूरा करके गए हैं। हरियाणा में भाजपा का, आरएसएस का सबका निपटारा करके, सबका समय पूरा करके, और मुझे लगता है जिस दिन ये हरियाणा में सरकार बदल गई और ये किसान जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो ऐसा ना होगा कि मोदी और शाह का भी समय पूरा ना करा दे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट किसी शासक को ऐसे ऊपर से प्लांट नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा उसका एक उदाहरण है। आप फडणवीस को देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। और मोदी जी का ये जो प्रयोग था आशीष जी, 2014 में शुरू हुआ था हरियाणा से, कि उन्होंने अपने प्रिय मनोहर लाल को पहला पैराशूट मुख्यमंत्री बनाया था। आज 10 साल बाद वही मनोहर लाल उनके गले की फांस बने हुए हैं। अब ये जो मॉडल है कि दिल्ली से सीएम प्लांट करने का, मुझे लगता है हरियाणा के रिजल्ट के बाद मोदी को इस पॉलिसी पे भी रिथिंक करना पड़ेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। नहीं, लेकिन अब बेसिकली क्या है ना, खट्टर साहब ने रिथिंक करने लायक भी नहीं सोचा है। अब रिथिंक करके लाओगे किसको? अब तो आगे आपके पास विकल्प नहीं है, इस हालत में पहुंचा दिया आपने। कहा कि संघ और भाजपा दोनों को निपटा दिया। जो कुछ बचा खुचा है, मैं ये मानता हूं कि अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। खट्टर अभी भी निपटा रहे हैं। जो हिसार में युवक को धक्का मार के बाहर निकलवाया है, वो हिसार का ही मतदाता था, और उस मतदाता ने कहा था कि भाजपा की सरकार आ रही है। उसको तो गले लगाना चाहिए था कि इस दौर में कोई कहने वाला है कि भाजपा की सरकार आ रही है, गले लगाना चाहिए था। उसको बाहर निकलवा दिया। तो अभी भी बचा कुछ, और वो वीडियो वायरल कर दिया। आप जैसे जो हरियाणा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग और खट्टर जी को चैन से जीने नहीं दे रहे हो, आप लोग वायरल कर दिए। मुझे भी भेज दिया आपने, मैंने भी दिखा दिया, मेरी तो मजबूरी है, मैंने भी दिखा दिया। तो सबको दिखा दिया। वो लोग देखेंगे कि देखो भाजपाई को भी, भाजपा कार्यकर्ता को भी कॉलर पकड़ के धक्के मार के बाहर फेंकवा रहा है।
तो बचे खुचे वो भी अब निपट जाएंगे और निपटा देंगे भाजपा को। खैर, ये निपटाने के सिलसिले पर हम लोग आगे चर्चा और करेंगे। अब तो चुनावी गर्मी और ताप बढ़ा है, और ताप बढ़ा है, इस ताप को नजदीक से देखने के लिए हम भी आपके करीब हैं। हम फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे आज और कल। फिलहाल इजाजत लेते हैं दर्शकों से। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।